हेलो एवरीबॉडी, लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर। ये हमारा इस सीरीज का चौथा लेक्चर है। पहला क्वेश्चन है वो अरब लीग से रिलेटेड है। इसका स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि अरब लीग है वो 22 मेंबर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें केवल और केवल एशिया के ही कंट्रीज़ हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें एशिया और अफ्रीका के भी देश हैं। दोनों अफ्रीका और एशिया के इसमें कंट्रीज़ हैं। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इस लीग का हेडक्वार्टर है वो कायरो के अंदर है और ये लीग थी वो 1945 में बनी थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अरब लीग का कायरो के अंदर है। और अरब लीग कब बनी थी? 1945 के अंदर बनी थी। कायरो कहाँ पे है? इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। इजिप्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा ओनली। अब ये क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि यूएई, बहरेन और इजराइल ने एक अकॉर्ड साइन किया था जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड। उसके कारण ये न्यूज़ में था। तो अब्राहम अकॉर्ड एक पीस अकॉर्ड है इनके बीच में, यूएई, बहरेन और इजराइल के बीच में। इन तीनों के बीच में एक पीस अकॉर्ड है। इसी तरह से 1979 के अंदर इजिप्ट ने इजराइल के साथ एक अकॉर्ड साइन किया था, पीस अकॉर्ड साइन किया था 1979 के अंदर। तो इजिप्ट पहला अरब कंट्री था जिसने इजराइल के साथ पीस अकॉर्ड साइन किया था। इस कारण अरब लीग अभी न्यूज़ में थी। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिया ने क्वीन काउंसिल की डिमांड की थी किस लिए? कुलभूषण जाधव हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। कुलभूषण जाधव को कैप्चर किया गया था अफगानिस्तान से पाकिस्तान के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि क्वीन काउंसिल क्या है। वो एक लॉयर होता है और एक एडवोकेट और बैरिस्टर होता है जिसको यूके क्राउन के लिए अपॉइंट किया जाता है। दूसरा कहता है कि क्वीन काउंसिल को कौन अपॉइंट करता है? लॉर्ड चांसलर अपॉइंट करता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लॉर्ड चांसलर कौन होता है? ये एक ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता है, कैबिनेट का मेंबर होता है। लॉर्ड चांसलर को कौन अपॉइंट करता है? ब्रिटिश पीएम अपॉइंट करता है। और लॉर्ड चांसलर किसको अपॉइंट करता है? क्वीन काउंसिल को। क्वीन काउंसिल क्या करता है? एक क्या होता है? एक लॉयर होता है और बैरिस्टर और एडवोकेट होता है जो कि लगभग जिसको सारे देश इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और ये क्वींस काउंसिल कहलाता है। तो आपको क्वींस काउंसिल के बारे में ही बताना था सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वो रिलेटेड है CICA से रिलेटेड है। CICA क्या है? ये है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी प्रमोट करने के लिए एशिया के अंदर। ये बिल्कुल सही बात है। CICA एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को एशिया के अंदर प्रमोट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि इसका सेक्रेटरीट है वो नूर सुल्तान कजाकिस्तान के अंदर है। ये भी बिल्कुल सही बात है। नूर सुल्तान को पहले अस्ताना कहा जाता था जिसका नाम बदल के अब नूर सुल्तान कर दिया गया है। तो CICA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नूर सुल्तान के अंदर है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि CICA का मेंबर बनने के लिए एक कंट्री का छोटा सा भाग एशिया के अंदर होना भी जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है। चौथा स्टेटमेंट अब देखते हैं। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि CICA का जो समिट होता है, इसका जो समिट होता है वो हर साल कन्वीन किया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। इसका जो समिट होता है वो 4 साल में होता है एक बार। 4 साल में एक बार होता है, 4 ईयर में एक बार होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। पांचवा कहता है कि इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ CICA। पांचवा कहता है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये गलत बात है। इंडिया इसका एक मेंबर है
और इंडिया ने अभी इसको वाइस चेयर किया था। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। और ये 1999 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तब से भारत इसका एक मेंबर है। अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है ICCPR से। ICCPR क्या है? ये एक इंटरनेशनल कन्वेंट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का। इसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ये कहता है कि ये कन्वेंट इंश्योर करता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इंडिविजुअल के लिए। नाम से ही पता चलता है कि ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट से रिलेटेड है, तो ये इंडिविजुअल्स का सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के बारे में बात करेगा। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया इसका पार्टी नहीं है, यानी कि इंडिया इस कन्वेंट का सिग्नेटरी नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इंडिया इसका एक पार्टी है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ICCPR को मॉनिटर कौन करता है? यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमेटी होती है, वो इसको मॉनिटर करती है। ये बिल्कुल सही बात है, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमेटी ICCPR को मॉनिटर करती है। चौथा कहता है कि ये ICCPR है वो 2016 के अंदर इफेक्ट के अंदर आया था। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये इफेक्ट में आया था 1976 के अंदर। साइन कब किया गया था? 1966 के अंदर इसको साइन किया गया था, 10 साल बाद ये इफेक्ट में आया था। इंडिया इसका सिग्नेटरी है और ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के बारे में बात करता है। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, वो बिल ऑफ राइट्स है, उसका एक हिस्सा है बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके 4 भाग हैं, वो हम फिर कभी देखेंगे, इसका ये एक हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला सही था, दूसरा गलत था, तीसरा सही था, चौथा गलत था। तो पहला एंड तीसरा इसका आंसर है केवल C फॉर कैलकाटा। अभी 5वां क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं ये कौन कौन से राइट्स हैं, उनके बारे में बात करता है। ICCPR कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। कौन कौन से ह्यूमन राइट्स की बात करता है? ये बात करता है राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड एसोसिएशन के बारे में बात करता है, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करता है, ये फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, इल ट्रीटमेंट एंड आर्बिट्रेरी डिटेंशन से बारे में बात करता है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करता है, एंड राइट टू मैरिज के बारे में भी बात करता है, राइट टू फेयर ट्रायल के बारे में बात करता है। ये इन सभी राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है कौन? इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो कि एक मेंबर, जो कि एक पार्ट है। किसका पार्ट है? ये बिल ऑफ राइट्स है, ह्यूमैनिटी के जो बिल ऑफ राइट्स है उसका एक पार्ट है, और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है वो OPCW से रिलेटेड है। OPCW क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन के प्रोहिबिशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये बोलता है कि ये यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है, जिसका एम क्या है? प्रोहिबिट करना है। प्रोहिबिट करना है किसको? यूज, स्टॉक पाइल और ट्रांसफर ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका जो यूज कर रहा है केमिकल वेपन्स, उसका जो इसको प्रोहिबिट करना इसका काम है ये। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, ये यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसका हेडक्वार्टर है वो हेग, नीदरलैंड के अंदर है। ये बिल्कुल सही बात है। ये जो OPCW है इसको 2013 के अंदर नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ये किसके अंडर आता है? ये आता है केमिकल वेपन कन्वेंशन। केमिकल वेपन कन्वेंशन। केमिकल वेपन कन्वेंशन कब साइन किया गया था? 1976 के अंदर। ये फोर्स के 1992 के अंदर इसको साइन किया गया था। 1997 के अंदर ये फोर्स में आता है केमिकल वेपन कन्वेंशन। फोर्स में कब आया था? 1997 के अंदर ये फोर्स में आया था। 1997 के अंदर केमिकल वेपन कन्वेंशन फोर्स में आया था। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो रशिया में अपोजिशन लीडर है उसको एक नर्व एजेंट है वो दिया गया था। उस नर्व एजेंट का नाम है नोवाचिक। नोवाचिक।
नोवाचिक एक नर्व एजेंट है, ये एक नर्व एजेंट है, जो किसको दिया गया था, रशिया के अपोजिशन लीडर को दिया गया था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। इसके अलावा जो नर्व एजेंट हैं वो सरीन भी एक नर्व एजेंट है, VX भी नर्व एजेंट है, ये सारे क्या हैं, नर्व एजेंट है। VX किसको दिया गया था, ये किंग जोंग यून है जो नॉर्थ कोरिया का लीडर है, उसके भाई को दिया गया था ये 2017 में, हाफ ब्रदर था, उसको मार दिया गया था ये देके। और इसमें नोवाचिक को देके रशिया का अपोजिशन लीडर को मारने के बारे में बात हुई थी। अभी इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो गया था। पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा स्टेटमेंट सही था, तो इसका आंसर 2 ओनली है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है, इसका शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1। उसके अंडर ये जो ड्रग है इसको अभी क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया जाता है। इसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर जो भी डाल दिया जाता है उसको बैन कर दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, ये केमिकल जो वेपन है उनका वेपनाइजेशन को प्रोहिबिट करने के लिए इसको बनाया गया था। केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंदर ये आता है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज से रिलेटेड है। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसका एम क्या है, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी का एम क्या है, इसको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को फोस्टर करते हुए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहता है कि 14th जनरल असेंबली के दौरान इंडिया ने इसके चेयरमैनशिप को अज्यूम किया था 2019 से 2021 के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 4th जनरल असेंबली थी जिसके अंडर इंडिया अभी चेयर पर्सन है इसका। 2019 से 2021 के लिए इंडिया चेयरपर्सन है, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा था। तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि इसका हेडक्वार्टर है वो श्रीलंका के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर श्रीलंका के अंदर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है सियोल है, सियोल सिटी है, कैपिटल है साउथ कोरिया की, उसके अंदर है। इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था वो सोंगडो एक सिटी है साउथ कोरिया के अंदर, वहाँ पे हुआ था। 2013 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसलिए ये 14th इसकी जनरल असेंबली तो हो नहीं सकती, 1 साल में 1 बार होती है, तो इसकी ये 4th जनरल असेंबली थी जिसमें से इंडिया को ये लीडर बनाया गया था, चेयरपर्सन बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, C फॉर कैलकाटा इसका आंसर है। बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है वो रिलेटेड है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है। आपको बताना है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, गलत और सही आपको बताना है। तो पहला कहता है कि इस जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट को हम जेदा अमेंडमेंट भी कहते हैं, इसको जेदा अमेंडमेंट भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, इसको जेदा अमेंडमेंट भी कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इंडिया, US, UK, जापान इसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट के। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था IMO के अंडर, एस्टेब्लिश किया गया था 2009 के अंदर। ये बिल्कुल सही बात है। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि इसका जो एम है वो पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी है उसको टैकल करना है। ये बिल्कुल सही बात है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। तो ये पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी से रिलेटेड है, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको 2009 के अंदर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है हमारा। आठवां क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है वो है रिलेटेड है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से रिलेटेड है। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है। ये पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये इसके अंदर आती है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आती है।
इसका जो प्रीव्यू है ये कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर आती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि SSF है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, वो इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। SSF है वो इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं है। इसको 1962 इंडो चाइना वार के बाद में रेज किया गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसको रेज किया था, और इसका ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी के पास है। ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी के पास है इसका। बाकी ये इंडिपेंडेंट है इससे, आर्मी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से बताना है कि STS 107 मिशन था, उससे कौन सी पर्सनैलिटी इंडिया की थी, वो रिलेटेड थी। इससे कौन रिलेटेड था? इससे कल्पना चावला रिलेटेड थी। STS 107 और STS 87 मिशन थे नासा के, ये नासा का मिशन है दोनों। उनसे इन पे काम किया था कल्पना चावला ने। कल्पना चावला भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थी जो स्पेस में जाने वाली थी, स्पेस में गई थी। एंड STS 107 और STS 87 पे इन्होंने काम किया था। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सिग्नस NG-14 मिशन है एक, ये एक मिशन है। किसका मिशन है? नॉर्थरॉप ग्रमसम कंपनी है एक, ग्रमसम, ये US की एक कंपनी है, उसका एक मिशन है साइनस NG-14 मिशन है। उसका जो स्पेस शटल है उसका नाम रखा गया है कल्पना चावला के नाम पे। स्पेस शटल का नाम कल्पना चावला के नाम पे रखा गया है, इसलिए ये मिशन ये न्यूज़ में था। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। पहला है अरालम नेशनल पार्क, ये हिस्सा है। दूसरा है मदुमलाई नेशनल पार्क, ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। तीसरा कहता है मुकोर्ती नेशनल पार्क है, वो भी इसका हिस्सा है। बांदीपुर इसका हिस्सा है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसका हिस्सा है। तो इसका आंसर है डिपो दिल्ली। सारे के सारे ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्सा हैं। इसके अलावा नागरहोल नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क वो भी इसका एक हिस्सा है। तो ये 6 के 6 इसका याद रखने हैं आपको, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। इसके अलावा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसका हिस्सा है, वो आप देख लेना खुद से। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ये मैप में लोकेशन ये देख लो, ये नागरहोल नेशनल पार्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारे हैं नेशनल पार्क, ये नागरहोल, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के एक हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके अलावा ये यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, उसका भी एक हिस्सा है। एंड यहाँ पे नीलगिरी टाहर पाया जाता है। नीलगिरी टाहर एक अंगुलेट है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। नीलगिरी टाहर, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो 3 स्टेट्स के अंदर है। तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, केरल है, केरला, और ये कर्नाटक है। इन तीनों को बाउंड्री पे है ये। और सबसे ज़्यादा इसका एरिया है वो तमिलनाडु के अंदर है, सबसे ज़्यादा एरिया वो तमिलनाडु के अंदर है, फिर कर्नाटक के अंदर है, फिर केरल के अंदर है इसका एरिया सबसे ज़्यादा। अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा कंट्री है वो जिसकी बॉर्डर टच करती है ब्लैक सी के साथ। इनमें से सभी की बॉर्डर ब्लैक सी के साथ टच करती है। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। ऑप्शन देखते हैं, बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया एंड टर्की। इन सभी की बॉर्डर टच करती है ब्लैक सी के साथ। तो मैप देख लेते हैं, ये हमारा मैप है। तो ये ब्लैक सी है, इसको कौन कौन से कंट्री सराउंड करते हैं? टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया एंड बुल्गारिया। ये सारे कंट्री हैं, बल्गेरिया है, ये सारे कंट्री इसको टच करते हैं। ये है क्रीमियन पेनिनसुला जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया है। इसी कारण रशिया और यूक्रेन के टेंशन के कारण ये न्यूज़ में है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब इसको याद कैसे करना है? याद करने के लिए ये एक ट्रिक है, बर्गर टी, यानी कि बर्गर को टी के साथ लोगे तो आप काले हो जाओगे। काले मतलब ब्लैक सी, बर्गर को टी के साथ लेने से आप काले हो जाओगे।
ये ट्रिक याद रखनी है आपको। इसको 6 कंट्री टच कर रहे हैं वो याद रखने हैं। ये हमारा लेक्चर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।